दोस्तों क्या आप जानते हो कैट के अंदर जो ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर होता है उसे यूज करके आप 3 या 4 या 5 साल के इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम को विदाउट यूजिंग पेन पेपर सॉल्व कर सकते हो। इनफैक्ट ये कैलकुलेटर आपके डीआई के काफी सारे कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई कर सकता है। ये कैलकुलेटर बिल्कुल आपके जो कंप्यूटर में साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है वैसे वर्क करता है, वो सिक्वेंशियल इनपुट को एक्सेप्ट करता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम काफी सारी ऐसी चीजों को समझेंगे जिसको आपने शायद कभी यूज ना किया हो, जैसे मेमोरी फंक्शन जो कैलकुलेटर में अवेलेबल होते हैं उसको कैसे यूज करना है, ये सारे जो बटन्स है MS, M+, M-, इसको कैसे यूज करना है। तो ये सारी चीजों को हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। इनफैक्ट इस वीडियो के अंदर पहले मैं आपको कैलकुलेटर के फंक्शंस को समझाऊंगा, कैसे ये कैलकुलेटर आपके विंडोज के कैलकुलेटर से अलग है या सिमिलर है वो हम समझेंगे, और फिर कैट के कुछ क्वेश्चन लेके हम उसके कैलकुलेशन इस कैलकुलेटर में करके देखेंगे। तो ये वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये वीडियो के अंदर ये वीडियो हमारा 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सबसे पहले हम बेसिक फंक्शन को समझेंगे, विंडोज के कैलकुलेटर जो हम कंप्यूटर में यूज करते हैं उससे ये कितना सिमिलर है वो समझेंगे, और उसके बाद में मेमोरी फंक्शन को यूज करके हम कैसे कैलकुलेशंस को आसान कर सकते हैं वो चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर के बेसिक फंक्शन को समझ लेते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं काफी सारे मैं फ्री वीडियोस लेके आ रहा हूं आपकी कैट की प्रिपरेशन के लिए। अगर आप नेक्स्ट ईयर के कैट को टारगेट कर रहे हो तो ये टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी मैं सेशन कंडक्ट करता हूं उसको आप एक्सेस कर पाओ। कुछ वीडियोस के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में रखे, तो उसको जरूर से चेक करना। और अगर आप इस साल का कैट टारगेट कर रहे हो तो आज ये अनअकैडमी का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हो रहा है, ये इस साल का आखिरी मॉक टेस्ट है, तो इसको जरूर से अपीयर करना, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में अनअकैडमी काफी सारे नए बैचेस लेके आ रहा है अपकमिंग ईयर कैट प्रिपरेशन के लिए। तो जब भी आप ये बैचेस के लिए रजिस्टर करते हो तो आपको मेरा कोड SHAR10 यूज करना है, जिससे आपको काफी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहां पे मैं कोड लिख देता हूं, इसको यूज करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी हम टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, और सबसे पहले मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं कि आपका जो विंडोज का कैलकुलेटर होता है वो कैसा होता है, उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल कैलकुलेटर है। लेट मी जस्ट शो यू ओवर हियर। राइट, अब यहां पे आपने शायद ये चीज कभी ऑब्जर्व ना करी हो कि इसके अंदर अगर आप ये 3 लाइन पे क्लिक करोगे तो आपको स्टैंडर्ड कैलकुलेटर एंड साइंटिफिक कैलकुलेटर देखने को मिलेगा। ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑफ कोर्स साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपको फंक्शंस ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन वो एक डिफरेंस नहीं है, क्योंकि हमारे कैट के कैलकुलेटर में ये सारे फंक्शन नहीं होते। सिर्फ हमारे में रेसिप्रोकल का फंक्शन होता है, परसेंटेज का फंक्शन होता है, और प्लस माइनस एंड स्क्वायर रूट का फंक्शन होता है। लेकिन ये दोनों, फिर ये जो नॉर्मल कैलकुलेटर है, स्टैंडर्ड कैलकुलेटर, और ये साइंटिफिक कैलकुलेटर, दोनों अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से पहले इसको समझते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि कैट का कैलकुलेटर कैसे काम करता है। क्योंकि काफी सारे लोग अभी भी ये समझते हैं कि जो कंप्यूटर में हमें कैलकुलेटर दिखता है वैसा ही कैट का कैलकुलेटर होता है। ठीक है, तो यहां पे एक चीज आपको समझनी है। अगर आप ये जो आपका कंप्यूटर का कैलकुलेटर, ये विंडोज का कैलकुलेटर है, ठीक है, फिर हम कैट वाले कैलकुलेटर पे आते हैं। अगर इसके अंदर एक सिंपल सा हम ऑपरेशन करते हैं, जैसे मुझे 6 × 5 + 4 × 3 - 2 × 1 करना है। आप चाहो तो इसको यहां पे पॉज करके थोड़ा सा लिख सकते हो, सिंपल सा मैं कैलकुलेशन ले रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं सपोज यहां पे एक बार करके दिखा देता हूं, लेट मी जस्ट शो इट ओवर हियर। ठीक है, तो आपको एक आइडिया आ जाए कि हम क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं। सपोज मुझे ये करना है 6 × 5 + 4 × 3 - 2 × 1। तो ये आंसर क्या आना चाहिए? बड़ा सिंपल सा है, 6 × 5 = 30 + 4 × 3 = 12, दैट इज 42 - 2। तो ये रिजल्ट कितना आना चाहिए? हमारा 40 आना चाहिए। सिंपल सी बात है। डू यू ऑल एग्री विद दिस? तो यहां पे अब वो जो कैलकुलेटर हमने लिया था उससे ये करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट हमारा 40 आता है यहां पे। तो मैं वही चीज लाइन में, क्योंकि यहां पे कोई ब्रैकेट वगैरह नहीं है, सीधा मैं करके देखता हूं। देखो 6 × 5 + 4 × ये मैंने गलत कर दिया, एक बार वापस करते हैं। 6 × 5 + 4 × 3 - 2 × 1। क्या आपने देखा इसने क्या किया? इसने बोर्डमास रूल को फॉलो नहीं किया, मतलब ये सिक्वेंशियल इनपुट नहीं लेता है। लेकिन अगर मैं यहां पे इसको स्टैंडर्ड की जगह पे अगर मैं साइंटिफिक में सेट कर देता हूं, अब देखो वही ऑपरेशन में कोई भी ब्रैकेट वगैरह लिए बिना सीधा करता हूं, वही तरीके से करता हूं। ठीक है, 6 × 5 + 4 × 3 - 2 × 1। कैन यू सी? आपको यहां पे ये लिखा हुआ दिख रहा है दोस्तों, और यहां पे जब ऐसे दिखाता है ना, मतलब ये बोर्डमास रूल को फॉलो करेगा। उसने क्या किया, हमारे सारे इनपुट्स को ले लिया, फिर बोर्डमास के हिसाब से इसको सिंप्लीफाई किया।
कब? जब हमने साइंटिफिक मोड में रखा है। तो अब हम क्या करते हैं, कैट के कैलकुलेटर पे चले जाते हैं और समझते हैं कि क्या वो इसके नॉर्मल स्टैंडर्ड कैलकुलेटर की तरह काम करता है या साइंटिफिक कैलकुलेटर की तरह काम करता है। क्योंकि अगर मैंने ये चीजें नहीं समझी तो मैं वही परसेप्शन में रहूंगा कि जैसा मेरा कंप्यूटर का कैलकुलेटर काम करता है वैसे ही ये कैलकुलेटर काम करता है, ठीक है। या फिर मैं क्या करूंगा, हमेशा 6 इंटू 5 करूंगा, 30 लिखूंगा, फिर 4 इंटू 3 करूंगा। ऑब्वियसली बात है, आप थोड़े बड़े वैल्यूज की जब बात आती है तब करते हो, बट आप क्या करते हो, एक एक छोटे छोटे स्टेप के कैलकुलेशन करके उसको लिखते हो, फिर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो। तो आगे से ये वीडियो देखने के बाद में आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। तो अब इसको हम समझते हैं, जस्ट मोमेंट। यस, तो कैट के कैलकुलेटर पे हम आ जाते हैं सबसे पहले। यस, तो जैसा आपको पता है कि कैट हर साल एक सैंपल मॉक रिलीज करता है। तो कैट की वेबसाइट पे अभी मैं आ गया हूं, वहां पे मुझे एक सैंपल मॉक दिखता है जिससे कैट का कैसा यूजर इंटरफेस आता है उससे मैं फैमिलियर हो सकता हूं। और जैसा यहां पे आपको कैलकुलेटर देखने को मिल रहा है, जैसा ये आपको स्क्रीन दिख रहा है, बिल्कुल वैसा ही स्क्रीन कैट एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम यहां पे साइन इन कर लेते हैं। ये कंप्लीटली फ्री होता है, आप भी इसको एक्सेस कर सकते हो। इसमें सिर्फ नेक्स्ट करना है हमें, एंड आई एम रेडी टू बिगिन। अब जैसे ही मैं शुरू करूंगा तो यहां पे ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास कैलकुलेटर को ओपन करने का, ठीक है। अब ये कैलकुलेटर को मैं बड़ा नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता, तो आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। आप चाहो तो यहां पे स्क्रीन को थोड़ा जूम भी कर सकते हो और समझते ही क्या ये कैलकुलेटर वो जो कैलकुलेशन था 6 इंटू 5 वाला उसको एक्सेप्ट करता है सीधा सीधा। अगर हमने इनपुट किया तो देखो क्या होता है, 6 इंटू के लिए ऐसी स्टार की साइन दिखेगी, उसको यूज करना है। 6 इंटू 5 प्लस 4 यहां पे आपको ये करना पड़ेगा। एक बार वापस करते हैं, 6 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 1, ठीक है। अब देखो मैंने इक्वल टू किया, 40 आंसर मिल गया। मतलब ये साइंटिफिक कैलकुलेटर की तरह काम करता है, सिक्वेंशियल इनपुट को लेता है, बोर्डमास रूल को फॉलो करता है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? तो जैसे अगर मैं एक सिंपल सा कैलकुलेशन यहां पे करने की कोशिश करता हूं, देखिए देखो ये वाला कैलकुलेशन मुझे करना है सपोज, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझना, ठीक है। हम सारे फंक्शंस को समझेंगे कैलकुलेटर के, लेकिन सबसे पहले कैलकुलेटर बोर्डमास रूल को कैसे फॉलो करता है उसको समझना जरूरी है। तो हमें एक चीज अभी तक क्या समझ में आई है कि अगर मैं कंप्यूटर का कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं तो मुझे कौन से मोड में रखना है, साइंटिफिक मोड में रखना है, ठीक है। और सिर्फ ये पाई और ई और ये एक्स स्क्वायर और मॉड्यूलस एक्स, ये सारे फंक्शन मुझे, फैक्टोरियल, ये सारे फंक्शन मुझे कैट एग्जाम में नहीं मिलते, लेकिन बाकी सारे जो नॉर्मल फंक्शन है उसको मैं यहां पर यूज कर सकता हूं, ठीक है। तो हम यहां पे ये करके देखते हैं कि जो पहला वाला कैलकुलेशन है वो करने के लिए मुझे क्या करना होगा। तो मैं पहले तो ये क्लियर कर देता हूं। अब देखो मेरा पहला कैलकुलेशन क्या है, 21 इंटू 48 प्लस 113 इंटू 79 माइनस दिस, आंसर हमें ये मिलना चाहिए। मैंने पहले से करके रखा है, तो एक बार करके देखते हैं यहां पे कैसे आता है। 21 इंटू 48 प्लस 113 इंटू 79, साइन हमने बराबर यूज किया है ना, माइनस 31 इंटू 47। अब यहां पे मैं इक्वल टू करता हूं, 8478 मिल गया। क्या ये सबको समझ में आ रहा है कि कैलकुलेटर कैसे वर्क करता है ये वाला? तो ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते थे, मैंने ये देखा इसीलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाने की बहुत जरूरत है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 21 इंटू 48 का वो वैल्यू निकालते हैं, उसको नोटबुक में लिख लेते हैं, फिर ये वैल्यू निकालेंगे उसको नोटबुक में लिखेंगे, फिर ये वैल्यू निकालेंगे उसको नोटबुक में लिखेंगे। दोस्तों अगर इस तरीके से आता है, सीधा सीधा बोर्डमास रूल फॉलो हो जाएगा, आपको कुछ भी ब्रैकेट्स वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, जो कि कैलकुलेटर पे होते भी नहीं है। अब सीधा इनपुट दे दो, ये सॉल्व कर लेगा। लेकिन अगर मुझे ये कैलकुलेशन करना है, अब मैं कैट के कैलकुलेटर में ब्रैकेट्स का तो ऑप्शन नहीं है, तो अगर मैं इसको एज ए इनपुट डालूंगा तो ये क्या एक्सेप्ट करेगा? देखो इसमें क्या होगा, ये बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है। 21, 22, 23 का समेशन, जो रिजल्ट आया उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है 10, 11, 12 के समेशन से, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं ऐसा करता हूं विदाउट ब्रैकेट्स वगैरह, 21 प्लस 22 प्लस 23 इंटू 10 प्लस 11 प्लस 12। अब यहां पे ये कैलकुलेटर क्या कर रहा है पता है, उसने ये 23 इंटू 10 कर दिया। समझ में आया? जबकि आपको क्या करना था, इसका समेशन लाके इसके समेशन के साथ में मल्टीप्लाई करना चाहिए था, तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए था, 2178। पर यहां पे ये नहीं आता है, और ऐसे सिचुएशन में हमें यूज करना होगा मेमोरी फंक्शन। वंस अगेन यहां पे भी आपको पेन पेपर यूज करने की जरूरत नहीं है, यहां पे हम यूज करेंगे मेमोरी फंक्शन। तो मेमोरी फंक्शन क्या होता है, कैसे यूज करना है, ये सारी चीजों को हम समझते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक फंक्शन है जो हमें समझने जरूरी है। तो एक बार मैं वापस आ जाता हूं अपने कैट वाले कैलकुलेटर पे, और यहां पे देखो
सबसे पहले हम ये मेमोरी फंक्शन को ले, उससे पहले हम ये छोटे छोटे फंक्शन समझ लेते हैं। आपको यहाँ पे एक ये बैकस्पेस की दिख रहा है, मतलब वो डिलीट करने के लिए, सी मतलब पूरा क्लियर करने के लिए, प्लस माइनस आपको पता है कि वैल्यू का साइन चेंज कर लेता है। जैसे आपने कोई रिजल्ट ऑब्टेन किया, आपको उसको नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर दे रहा है, आप सिर्फ प्लस माइनस साइन चेंज करोगे तो प्लस होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये बहुत बेसिक चीज है। स्क्वायर रूट, परसेंटेज वगैरह कैसे यूज करना है वो पहले समझ लो। देखो आपके जो विंडोज के कैलकुलेटर है ना, उसके अंदर ये फंक्शन अलग तरीके से यूज होता है, परसेंटेज थोड़ा अलग तरीके से यूज होता है, इसमें अलग तरीके से होता है। जैसे मुझे अगर कैलकुलेट करना है 56% ऑफ 25, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 56 लिखूंगा, परसेंटेज दबाऊंगा, 25 दबाऊंगा, इक्वल टू किया, सीधा इसे मुझे कैलकुलेट करके दे दिया। अब आप सब लोग जानते हो कि 56% ऑफ 25 सेम है 25% ऑफ 56, मतलब 1/4 ऑफ 56 आ जाएगा, 14 आ गया। तो आपको उसी ऑर्डर में करना है जिस ऑर्डर में आप बोल रहे हो, ठीक है। आपको अगर 81 का स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 81 टाइप करना है, फिर उसका स्क्वायर रूट दबाना है आपको, तो सीधा उससे निकाल दिया स्क्वायर रूट ऑफ 81। फिर यहां पे एक 1/x है, रेसिप्रोकल करके आपको देता है। जैसे अगर मुझे 1/16 क्या होता है वो पता करना है, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ 16 प्रेस करना है, यहां पे 16 मैंने लिखा एंड 1/x कर दिया, वो मुझे रेसिप्रोकल करके दे देता है, ठीक है। तो अगर सपोज आपका एक कैलकुलेशन है 625, ठीक है, 625 डिवाइड बाई 16, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 625 डिवाइड बाई 16, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने क्या किया कि 16 लिखा, उसका रेसिप्रोकल कर दिया, इनटू आपने 625 कर दिया, ठीक है। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, राइट। सो ये बेसिक फंक्शन सबको क्लियर है। अब बात करते हैं ये एम वाले फंक्शन क्या होते हैं, सारे मेमोरी फंक्शन है। सो एमसी का मतलब होता है मेमोरी क्लियर, एमआर का मतलब होता है मेमोरी रिकॉल, एमएस मतलब मेमोरी सेव, एम प्लस मतलब मेमोरी ऐड इन द मेमोरी। अब यहां पे आप कहोगे सर मेमोरी में सेव करना और मेमोरी में ऐड करना दोनों में डिफरेंस क्या है, समझते हैं, वो दोनों अलग अलग है। एंड एम माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेमोरी, ठीक है। तो दोस्तों अगर यहां पे जैसे मैं पहले क्लियर कर देता हूं, ठीक है, और ये फंक्शन को हम अच्छे से समझते हैं। तो अगर मुझे सपोज कोई वैल्यू है 56, उसको मेमोरी में सेव करना है, नॉर्मली आप बड़ी वैल्यू को ही मेमोरी में सेव करोगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहां पे जैसे एक वैल्यू मैंने ले ली 5123, अब मुझे इसको मेमोरी में स्टोर करनी है और बाद में कोई जो रिजल्ट आता है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करना है या उसमें ऐड करना है, वैसा कुछ करना है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, ये 5123 करके इसको ms कर दूंगा। तो आप देखोगे तो यहां पे m का सिंबल आ गया, ठीक है, मतलब ये वैल्यू जो है मेमोरी में सेव हो गई। इन शॉर्ट जब यहां पे m दिखता है मतलब कोई वैल्यू मेमोरी में सेव्ड है, राइट। तो कोई भी आप नया ऑपरेशन शुरू करते हो उससे पहले श्योर कर लेना कि मेमोरी क्लियर है। एक और चीज मैं यहां पे बताना चाहूंगा, अगर ये कैलकुलेटर को मैं बंद कर देता हूं तो देखो क्या होता है, और वापस रीओपन करता हूं तो दोस्तों जो वैल्यू यहां पे लिखी हुई थी वो तो चली गई, लेकिन मेमोरी मेरी क्लियर नहीं हो रही है, ठीक है। तो मैं MR पे क्लिक करूंगा तो वापस वो वैल्यू आ जाएगी, राइट। एक बार फिर से मैं ये पॉइंट समझाता हूं। देखो मैं यहां पे सब कुछ क्लियर कर देता हूं, मेमोरी भी क्लियर कर दी। सपोज मैंने 56 प्लस 25 इक्वल टू किया, 81 रिजल्ट आया। अब मैंने इसको बंद कर दिया, जब मैं वापस ओपन करूंगा तो वो रिजल्ट नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने उसको मेमोरी में सेव किया हुआ है तो मैंने कैलकुलेटर को क्लोज कर दिया, वापस मैं उसको ओपन करता हूं तो वो उधर सेव्ड रहेगा। तो एक ही वैल्यू एट ए टाइम उधर सेव रहती है, ये भी ध्यान में रखना। बट आप ऐड या सब्ट्रैक्ट मल्टीपल वैल्यूज कर सकते हो। अब बाकी के फंक्शंस हमें कैसे यूज करना है तो वो थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। यस, तो अब हम समझते हैं कि मेमोरी फंक्शन को यूज करके ये जो सेकंड वाला कैलकुलेशन था वो कैसे करेंगे, क्योंकि यहां पे क्या होगा, बोर्डमास के हिसाब से अगर ब्रैकेट नहीं डाले तो इसको पहले वो मल्टीप्लाई कर देगा, राइट। तो मैं क्या करता हूं, कैट की साइड पे आ जाता हूं और यहां पे हम ये कैलकुलेशन वापस से इसमें करते हैं। हमारा कैलकुलेशन क्या करना था हमें, सो यहां पे हमें कैलकुलेशन करना था 21 से 23 एंड 10 to 12, ठीक है। यस, 21 प्लस 22 प्लस 23 इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू आया उसको मैं क्या करता हूं, मेमोरी में सेव कर देता हूं। सो मेमोरी में कौन सी वैल्यू चली गई, ये 66 चली गई। एक बार चेक कर लेते हैं, मैं इसको क्लियर कर लेता हूं, मेमोरी रिकॉल करता हूं तो 66 आ गया, मतलब मेमोरी में कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 66 पड़ी हुई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, 10 प्लस 11 प्लस 12 करना था, इक्वल टू मैंने किया, और इसके साथ में मुझे क्या मल्टीप्लाई करना था, मेमोरी की जो वैल्यू है वो, तो मैंने मेमोरी रिकॉल किया, 66 आ गया। तो अब मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, 33 इंटू 66 मिलेगा, इक्वल टू किया 2178 आ गया। तो दोस्तों इस सिचुएशन में आपको ये मेमोरी फंक्शन को यूज करना पड़ेगा,
ठीक है। तो हमने अब तक सिर्फ मेमोरी सेव, मेमोरी रिकॉल एंड मेमोरी क्लियर फंक्शन देखा हुआ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि m प्लस एंड m माइनस को कैसे यूज करना है। तो m प्लस मतलब मेमोरी में वैल्यू को ऐड करते जाना, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मेमोरी क्लियर कर देता हूं, स्क्रीन क्लियर कर देता हूं। सपोज मैंने एक वैल्यू लिखा 10, ओके, उसको मैंने m प्लस कर दिया, तो मेमोरी में कुछ नहीं था, मतलब 0 था, तो उसमें ये 10 ऐड हो गया, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूं, प्लस यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं इसको, फिर मैंने 12 लिखा। ऑफ कोर्स आप यहां पे बड़ी बड़ी वैल्यू होगी तभी ये चीज करोगे, तो ये 12 लिखा आपने, उसको भी m प्लस कर दिया। तो हमने मेमोरी में पहले 10 ऐड किया था, अभी हमने 12 ऐड किया, तो मेमोरी में टोटल कितना हो जाना चाहिए, 22 हो जाना चाहिए। अब मैं वापस इसको क्लियर कर देता हूं और फिर मैं एक वैल्यू लिखता हूं 8, ठीक है, और इसको भी m प्लस कर देता हूं। तो हमने टोटल कितने वैल्यू मेमोरी में ऐड किए, सबसे पहले 10 ऐड किया, फिर 12 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया। तो हमारा मेमोरी का टोटल कितना हो जाना चाहिए, 30 हो जाना चाहिए। तो अगर मैं यहां पे मेमोरी रिकॉल करूंगा, मुझे क्या दिखेगा, 30 दिखेगा कि नहीं। तो ये मैंने क्या किया, वैल्यूज को मेमोरी में ऐड कराई। समझ में आया। जैसे मुझे कोई दूसरा ऐसा करना है, एक और एग्जाम्पल यहां पर लेते हैं, देखो समझो इसको क्लियर कर लेते हैं। सपोज मुझे करना है 800, पहले मैंने मेमोरी में ऐड किया, एक वैल्यू को मैंने मेमोरी में ऐड किया जो कि 800 था, ठीक है। फिर दूसरा वैल्यू एक लिया मैंने, सपोज 700, उसको भी मैंने मेमोरी में ऐड किया। तो 800 प्लस 700 कितना हो जाएगा, 1500 हो जाएगा। मतलब हमारा मेमोरी का वैल्यू अभी कितना है, 1500। अगर आपको चेक करना है तो क्लियर करके मेमोरी रिकॉल करो, देखो 1500 यहां पे दिखेगा। और ये जो वैल्यू है उसमें से मुझे क्या करना है, 500 सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 500 लिखूंगा और m माइनस क्लिक करूंगा। तो मतलब क्या हुआ, मेमोरी के अंदर 1500 वैल्यू सेव थी, उसमें से 500 वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब अगर आप यहां पे सीधा सी करके मेमोरी रिकॉल करोगे तो आपको रिजल्ट देखो 1000 दिख रहा है। क्या आप ये सारे फंक्शंस यूज कर रहे थे, एक बार मुझे कमेंट्स में जरूर से बताना। क्योंकि जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है, बहुत ही कम स्टूडेंट्स, मतलब मैं कह सकता हूं अराउंड 5 to 10% स्टूडेंट्स ये सारे फंक्शन को जिन्होंने एक्सप्लोर किया। बाकी क्योंकि क्या होता है कि स्टूडेंट सबसे पहले सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं, सिलेबस कंप्लीशन पे थोड़ा ज्यादा फोकस रहता है, फिर जब टाइम मिलता है मॉक टेस्ट लिखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, स्ट्रेटेजी पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन कैलकुलेटर को एक्सप्लोर करने का किसी को टाइम नहीं मिला, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो बनाया जाए। और जैसा आप लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया था, सर कैलकुलेटर पे एक वीडियो बनाओ, तो मुझे जरूर से कमेंट्स में बताना कि क्या आपको ये चीजें पता थी, कि आप यूज कर रहे थे, कैसा आपको इससे फायदा हुआ है, तो वो जरूर से बताना, ताकि मैं और ऐसे वीडियो आगे लेके आऊं, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूं आपको ये सारे मेमोरी के फंक्शन समझ में आ गए। अब बात करते हैं एक्चुअल क्वेश्चन में कैसे यूज करना है। अब तक तो हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस लेके इसको ट्राई किया, वो भी जरूरी था, लेकिन अब मैं सीधे सीधे कैट 23 एंड 22 के क्वेश्चन लूंगा, एक DI का क्वेश्चन ले लूंगा, ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। अब यहां पे मैंने पर्टिकुलरली सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन लिए, क्योंकि उसके अंदर आपको ज्यादा सिक्वेंशियल कैलकुलेशन करने होते हैं, तो उसमें हम कैलकुलेटर का बहुत इफेक्टिव यूज कर सकते हैं। सिमिलरली DI के क्वेश्चन में भी इसका अच्छा खासा आपका यूज हो सकता है, ठीक है। तो चलिए एक बार वापस आ जाते हैं स्क्रीन पे। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक कैलकुलेटर में जो जिस तरीके से कैलकुलेशन होता है, बिल्कुल उसी तरीके से उसमें हो रहा है। तो हम यहां पे साइंटिफिक कैलकुलेटर को यूज करेंगे, सीधा सीधा स्क्रीन पे साइड में रखते हुए, और मेमोरी फंक्शन भी उसमें बिल्कुल उसी तरीके से यूज होता है, ठीक है। ये जो MC, MR, M प्लस M माइनस MS है, वो इसी तरीके से यूज होता है जैसे कैट के कैलकुलेटर में होता है, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन यहां पे दिखा देता हूं। जैसे ये वाला एक क्वेश्चन देखो एवरीवन, ये कैट 23 का एक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आप कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है ये जानते हो, वैसे ये क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट से कैलकुलेटर तो यूज किया था, लेकिन वो क्या करते हैं कि एक स्टेप कैलकुलेट करते हैं, फिर वैल्यू नोट डाउन करते हैं, फिर दूसरा स्टेप करते हैं, फिर उसका फाइनल रिजल्ट आता है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे पेन पेपर को यूज किए बिना आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं एक और चीज बताऊंगा दोस्तों, इसको आप कैट के एग्जाम के अगले नाइट देख के नेक्स्ट डे अप्लाई नहीं कर सकते। आपको खुद से काफी सारे, कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन में ये कैलकुलेटर को इस तरीके से यूज करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा आपने क्या गलती करी, कोई चीज को आपने मिस इंटरप्रेट तो नहीं किया है, जो मैंने बताया था, यह कैलकुलेटर जैसे वर्क करता है। जब ये चीजों को आप करोगे तभी आप उसका एक्चुअल एग्जाम में इफेक्टिव यूज कर पाओगे, ठीक है। चलिए तो इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, अनिल बोरोस ₹2 लाख एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम
compounded half yearly. He repays 10320 at the end of the first year and closes the loan by paying the outstanding amount at the end of the third year. दोस्तों आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर ईयरली कंपाउंडिंग हो सकती है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो सकती है, तो ये हाफ ईयरली कंपाउंडिंग वाला क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आप सबको कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा पता है, ठीक है। तो हमें यहां पे पूछा है देन द टोटल इंटरेस्ट इन रुपीज पेड ओवर द 3 ईयर इज नियरेस्ट टू। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पहले आपको क्वेश्चन समझा देता हूं कि हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व कैसे होगा, ताकि आपको माइंड में स्टेप्स क्लियर हो, फिर उसको कैलकुलेटर में कैसे यूज करना है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं कैलकुलेशन इसके स्टेप्स लिख देता हूं यहां पे, ताकि चीजें क्लियर हो जाए। देखो इस क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगा इसको, कि 2 लाख रुपए उसने बोरो किए थे, तो 2 लाख यहां पे लिख दिया, ठीक है। उसके ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन 1 साल का इंटरेस्ट कैसे लगेगा, 6 महीने पे के हिसाब से लगेगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 8% पर एनम है, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 4% हो जाएगा। तो पहले 6 महीने का इंटरेस्ट इसके ऊपर लगेगा 4% का, तो 4% के इंटरेस्ट के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है 1.04, और 2 बार लगेगा तो फिर से 1.04 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो ये वैल्यू आई उसमें से मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ अमाउंट पे कर रहा हूं, तो 10320 मैं पे कर रहा हूं, सो 10320 मैंने पे कर दिया। अब जो मुझे वैल्यू मिला, ठीक है, उसको मैं आगे और 2 साल के लिए उसके ऊपर इंटरेस्ट चढ़ेगा, तो ये जो वैल्यू आई उसके साथ में मुझे क्या करना है 1.04 इंटू 1.04, ऐसा कितनी बार करना होगा, 4 बार करना होगा, क्योंकि 2 साल के लिए आप रख रहे हो तो 6 महीने पे कंपाउंडिंग होगा, तो 2 साल में 4 बार कंपाउंडिंग होगा, मतलब ये वैल्यू से आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर का यूज सही से जानते हो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको सिर्फ 30 to 40 सेकंड लगेगा प्रॉपर नीट एंड क्लीन आंसर लाने में, तो वही चीज मैं आपको बताऊंगा, बट ये स्टेप्स माइंड में क्लियर होने चाहिए, ठीक है। राइट अब यहां पे मुझे सपोज एक अमाउंट मिल गई, सपोज ये वैल्यू आ गई 2,30,100, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं यहां पे, ठीक है। तो मैं क्या सोचूंगा, मुझे क्या पूछा है, द इंटरेस्ट पेड ओवर द पीरियड इज नियरेस्ट टू। दोस्तों मैं क्या सोचूंगा कि देखो मैंने टोटल कितना पे किया, तो लास्ट में मैं ये पे कर रहा हूं लोन क्लोज करने के लिए, और पहले मैंने 10,320 पे किया था, मतलब मैंने बैंक को टोटल कितना पे किया 2,30,100 रुपए प्लस 10,320 रुपए। इसमें मैं क्या करूंगा 10,320 और जोड़ दूंगा, ये मैं जस्ट एक अप्रोक्सीमेट एक एग्जांपल से बता रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2,40,420 आ गया। तो मेरा इंटरेस्ट कितना हुआ, मैंने तो 2 लाख रुपए का लोन लिया था और उसकी जगह पे मैंने 40,420 रुपए ज्यादा पे किया, तो ये मेरा इंटरेस्ट आ गया। समझ में आ रहा है ये, तो मुझे यही चीज कैलकुलेटर की मदद से निकालनी है। तो अब समझते हैं कैलकुलेटर से ये कैसे निकालेंगे। यस तो मैंने यहां पे कैलकुलेटर ओपन कर दिया दोस्तों, आप लोगों को क्लियरली दिखे इसलिए मैंने व्हाइट की जगह पे ब्लैक थीम कर लिया, क्योंकि मैंने जस्ट देखा कि व्हाइट कलर में काफी ग्लेरिंग आ रहा है, तो उम्मीद करता हूं ये सबको क्लियरली दिख रहा है। साइंटिफिक मोड में रखा है, मतलब ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा इन टर्म्स ऑफ द इनपुट्स दैट वी आर गिविंग, जैसे हमारा कैट का कैलकुलेटर काम करता है। तो मुझे अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं कैसे करूंगा, स्टेप्स देखो। मैं सबसे पहले यहां पे 2 लाख टाइप करूंगा, ठीक है, और फिर मुझे उसके ऊपर 4% का 2 बार इंटरेस्ट चढ़ाना है, 8% पर एनम, मतलब 4% फॉर 6 मंथ्स, तो 1 साल में 6 महीने के 2 पीरियड आते हैं, तो मुझे इनटू 1.04 करना है। जब आप ये बटन्स दबाते हो तो थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि मैं खुद भी जब चेक कर रहा था माउस से क्लिक कर रहा था, काफ़ी बार ऐसा होता था कि मुझसे डेसिमल नहीं क्लिक हो रहा है या फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं क्लिक हो रहा है, तो आप प्लीज़ ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान रख के करना, ठीक है। थोड़ा स्लो जाना बेटर होता है कभी कभी। इनटू फिर से मैं 1.04 कर दूंगा, तो ये जो वैल्यू मेरी आ गई 2,16,320, इसमें से मैंने क्या किया है 10,320 मैंने पे कर दिया है, तो मुझे यहां पे मेमोरी फंक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बाय द वे, ठीक है। तो अब ये जो वैल्यू आई उसमें से मैंने इक्वल टू दबा के फिर माइनस दबाना, ठीक है। इक्वल टू दबाए बिना माइनस करोगे वो लाइन में ले लेगा, तो आपने इक्वल टू दबा दिया। अब आप क्या करोगे माइनस 10,320। अच्छा एक और चीज, अगर आप इक्वल टू नहीं भी दबाओगे तो वो बाय डिफॉल्ट बोर्ड मास ले रहा है, तो वो आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि वो पहले मल्टीप्लाई करेगा फिर इस तरफ का मल्टीप्लाई करेगा और उसका डिफरेंस लेगा। तो अगर आप इक्वल टू नहीं भी दबाते हो आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो एक बार मैं वापस करके दिखा देता हूं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलो सब कुछ क्लियर कर लेते हैं, हमें शायद यहाँ पे इक्वल टू दबाने की जरूरत ही नहीं है, एक जीरो से ज्यादा हो गया। इंटू 1.04 इंटू 1.04 माइनस 10,320
ठीक है, ये जो मेरा वैल्यू आ गया इसको मैं क्या कर रहा हूं, अब मुझे यहां पे एक बार इक्वल टू दबाना पड़ेगा। अब ये मेरा वैल्यू आ गया। अब ये वैल्यू जो 2,06,000 है उसको मैं क्या कर रहा हूं, तो और 2 साल के लिए रख रहा हूं, तो हर 6 महीने पे 4-4% का इंटरेस्ट लगेगा। मतलब मुझे सिर्फ यहां पे 4 बार 1.04 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मतलब एकदम कैट में मजा आएगा आपको, बस बटन दबाते जाना है, अपने आप आंसर आ जाएगा आपका। तो ये मैंने 4 बार कर दिया। अब मैंने यहां पे इक्वल टू कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या कहूंगा कि भाई 2 साल के बाद मुझे इतना रीपे करना है, और मैंने क्या किया था 10,320 पहले पे किया था, तो मुझे तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये जो मैं अमाउंट पे कर रहा हूं उसमें जो इंटरेस्ट मैंने पहले पे किया था 10,320 वो मैंने जोड़ दिया, और उसमें से ये जो वैल्यू आया उसमें से मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल 2 लाख रुपए सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। हालांकि आपको देखते ही पता चल जाएगा 51,310, तो यहां पे 51,311 आपको दिया हुआ है। एक बार क्रॉस चेक कर लिया, 51,310.86 ये आपका आंसर है। मैंने कहीं पे भी पेन पेपर यूज नहीं किया है। तो इस तरीके से आप कैल्क में कैलकुलेशन कर सकते हो। मैं फिर से बता रहा हूं, ये इसके अंदर क्योंकि बोर्ड मास अपने आप फॉलो हो रहा है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको कोई मेमोरी फंक्शन की जरूरत नहीं थी, सीधा सीधा आपने कर लिया। शायद आप इसको इसी तरीके से कैट में कर रहे होगे। मैंने एक चीज देखी थी कि काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले 2 लाख को 1.04 से 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर उसमें से जो रिजल्ट आया 10,000 शायद माइनस कर दिया, फिर उसको नोट कर लेते हैं, फिर दूसरा कैलकुलेशन करते हैं। तो ये सब चीजों में टाइम वेस्ट मत करना। ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, चीजें और क्लियर हो जाएगी। चलो, की स्क्रीन पे डिस्प्ले किया है। अब ये इंस्टॉलमेंट का प्रॉब्लम है, और आपको पता है कैट में ऐसे क्वेश्चन काफी फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। तो अब समझेंगे कैलकुलेटर से इसको कैसे जल्दी से सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, क्या अप्रोच रहता है, तो उसको एक बार समझ लेते हैं, फिर मैं कैलकुलेटर यहां पे कैसे यूज करना है वो बताता हूं। अब क्वेश्चन को एक बार देख लो, क्या लिखा है, अ पर्सन बोरोड 5500 फ्रॉम अ बैंक at 8% per annum CI compounded annually and paid back in 3 equal installments starting from the end of the first year। तो उसे 3 इंस्टॉलमेंट में पे किया है, हमें इंस्टॉलमेंट का वैल्यू निकालना है। एक सिंपल इंस्टॉलमेंट का प्रॉब्लम है। इंस्टॉलमेंट के लिए हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, तो एक बार मैं यहां पे दिखा देता हूं सबसे पहले कि इंस्टॉलमेंट में आपका फॉर्मूला, अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। मैंने फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू से बताया है, बात एक ही हो जाती है। ठीक है, तो प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट अगर आपका x रुपए का है तो x अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100 whole raised to 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100 होल रेज टू 2। ठीक है, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो जितने इंस्टॉलमेंट है उतने टर्म्स यहां पे आएंगे। तो यहां पे मेरा प्रिंसिपल कितना है, 5500 रुपीज का है, विच इज इक्वल टू x अपॉन, अब मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का है, तो 8 अपॉन 100 0.08 हो जाएगा, 1.08 रेज टू 1 प्लस x अपॉन 1.08 रेज टू 2 आ जाता है, प्लस x अपॉन 1.08 रेज टू 3 आ जाता है। अच्छा, एग्जाम में आपको ये कोई स्टेप करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप कौन सा स्टेप करोगे, अगर आपने इंस्टॉलमेंट अच्छे से समझा है वो मैं आपको बताता हूं। तो इसमें आप क्या करोगे, 3 साल का था तो आप 1.08 के क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ। तो जैसे ही मैं 1.08 के क्यूब से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करता हूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 5500 इंटू 1.08 क्यूब विच इज इक्वल टू x इंटू 1.08 स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक पावर कैंसिल हो जाएगी। यहां पे 1.08 के क्यूब से मल्टीप्लाई किया, नीचे 1.08 है तो 1.08 स्क्वायर बचेगा, प्लस x इंटू 1.08 प्लस x बचेगा, x को हम 1x भी कह सकते हैं। तो अब मुझे यहां पे x का वैल्यू निकालना है। अब इसमें तो आपने इंस्टॉलमेंट प्रॉब्लम में हमेशा ये स्टेप आ जाता है। अगर यहां पे सपोज 8 की जगह पे 20% होता तो यहां पे क्या आता, ये प्रिंसिपल इंटू 1.2 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स इंटू 1.2 का स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1.2 प्लस एक्स, ऐसे आ जाता है। ठीक है, तो हम सीधा अब इसका कैलकुलेटर में कैलकुलेशन समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, इसको एज इट इज रख देता हूं और कैलकुलेटर में कैलकुलेशन देखते हैं। अब दोस्तों कैलकुलेटर में हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसका, ठीक है, सो हम क्या करेंगे सबसे पहले मैं ये वैल्यू निकाल देता हूं 5500 इंटू 1.08 का क्यूब, उसको मैं मेमोरी में सेव कर देता हूं। ठीक है, या फिर मैं ऐसे भी कर सकता हूं कि ये वैल्यू कैलकुलेट करके मेमोरी में सेव कर देता हूं, फिर ये वैल्यू कैलकुलेट करता हूं और ये जो वैल्यू आया था उससे डिवाइड कर देता हूं। दोनों तरीके से कर सकते हैं। आई थिंक सेकंड स्टेप विल बी सिंपलर। सबसे पहले मैं चेक करूंगा मेरी मेमोरी क्लियर होनी चाहिए, तो मेमोरी एनेबल्ड नहीं है मतलब क्लियर है। ठीक है, तो हम ये पहले करेंगे। अब ये x को छोड़ो, 1.08 का स्क्वायर कितना होगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा 1.08, ठीक है, इंटू 1.08 प्लस 1.08 एक बार ऐड करना है, तो 1.08 एक बार ऐड किया, प्लस 1 ऐड करना है तो यहां पे 1 कर दिया।
सो अब ये रिजल्ट कितना आ गया, 3.2464 आ गया। इसको मैं मेमोरी में स्टोर कर देता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, 5500 इंटू 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08, 3 बार मैंने कर दिया। ये जो वैल्यू आई डिवाइड बाई, मैं क्या करूंगा, मेमोरी रिकॉल वैल्यू कर दूंगा, और तो यहां पे वो ये जो वैल्यू मेरी आई थी उससे मेमोरी रिकॉल की वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, सीधा मुझे ये इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा 2134.18। ये मेरा आंसर हो गया। सो उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया है। ज़रूरत पड़ती है वीडियो को 2 बार प्ले करो और ये पूरी चीज़ें खुद से एक बार कैलकुलेटर में ट्राई करना। अगर विंडोज़ का कैलकुलेटर लेते हो तो वो साइंटिफिक मोड में होना चाहिए, बट ये फंक्शंस को यूज़ मत करना। ये मोड ऑफ एक्स, एक्सपोनेंशियल, फैक्टोरियल, 10⁻⁴, ये कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं होते। आप चाहो तो मॉक टेस्ट का सीधा कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, तो उससे अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी, ठीक है। एक और डीआई का क्वेश्चन मैं करके बता देता हूँ ताकि चीज़ें 100% क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई डाउट बाकी रह जाता है, आप प्लीज़ वीडियो के कमेंट्स में मुझे बता देना। कोशिश करूंगा कि मैं कमेंट्स बीच बीच में चेक करता रहूं और उसको एड्रेस करूंगा, ठीक है। तो एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन गाइस। देखो, अब यहां पे मैंने कुछ चीजें लिख के रखी है ताकि आपको जल्दी से ये समझ में आ जाए। तो यहां पे एक आपको डीआई का चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। कुछ हॉट रोल्ड स्टिल एंड कोल्ड रोल्ड स्टिल, HRS एंड CRS, 2 टाइप के स्टिल का कुछ प्रोडक्शन का या मार्केट प्राइस के वैल्यूज दिए हुए आपको फॉर 1000 रुपीज केजी, ठीक है, 1000 kg। सो द डिफरेंस इन परसेंटेज पॉइंट्स बिटवीन द ग्रोथ रेट ऑफ HRS एंड CRS ओवर द गिवन पीरियड इज नियरेस्ट टू। दोस्तों आपको क्या करना है, HRS का आपको कुछ 4 टाइम पॉइंट्स का पीरियड दिया है, अक्टूबर से लेके जनवरी, मतलब 4 महीने का आपको पीरियड दिया हुआ है। वैसे तो 3 ही मंथ्स हो गए, अक्टूबर टू नवंबर, नवंबर टू दिसंबर, दिसंबर टू जनवरी, तो 3 ही महीने का पीरियड हुआ ये, पर 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं हमें, ठीक है। तो अक्टूबर से जनवरी का CRS का ग्रोथ रेट आपको निकालना है, सपोज वो आया 20%। सिमिलरली अक्टूबर से जनवरी का HRS का ग्रोथ रेट निकालना है, सपोज वो आया 10%। तो आपको क्या पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 20 माइनस 10, तो आपका आंसर 10 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। अब अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत ही क्लोज आंसर ऑप्शन देंगे, आपको एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी होगी इसमें। तो यहां पे मुझे ग्रोथ रेट कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है ये फॉर्मूला यूज करते हैं, फाइनल वैल्यू, या जस्ट अ मोमेंट, यस, हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। यस, तो ये मुझे परसेंटेज ग्रोथ मिल जाएगा, परसेंटेज चेंज मिल जाता है। जैसे अगर मैं HRS की बात करूं, ठीक है, तो फाइनल वैल्यू क्या है 44,018, इनिशियल वैल्यू क्या है 20,250, तो डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो ये वैल्यू हमें करना है, तो हमें ये कैलकुलेटर में करना है। और कैलकुलेटर में कैसे हम कोई भी चीज को लिखे बिना करें पेन पेपर पे, तो वो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे, और कितना जल्दी कर सकते हैं। फिर हमें ये वैल्यू निकालना है और फिर इन दोनों का डिफरेंस लेना है। ये सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेटर में अगर मुझे करना है तो कैसे करेंगे, अब समझते हैं इसको, चलो, ठीक है। अच्छा, यहां पे हम एक और चीज करते हैं, ये 100 जो है ना दोनों में है, तो हम क्या करते हैं, ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा सा टाइम सेव हो जाएगा ना, बार बार 100 से मल्टीप्लाई करना, उसकी जगह पे लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे चेंज। चलो, सो सबसे पहले तो मेमोरी क्लियर कर लेते हैं, C कर दिया, सब कुछ क्लीन हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये छोटा वाला वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, राइट। सो क्या हो जाएगा, 50,100 माइनस 24,100, ठीक है। क्या मुझे इक्वल टू दबा के डिवाइड बाय 24,100 करना होगा, या मैं सीधा डिवाइड बाय 24,100 कर सकता हूं, कमेंट्स में मुझे बताना, ठीक है। तो यहां पे इक्वल टू दबाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने 24,100 लिख के डिवाइड बाय 24,100 कर लिया तो मोड मास के हिसाब से वो पहले डिवीजन कर लेगा। तो ये छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू आया, अब आप डिवाइड बाय 24,100 कर दोगे, तो ये कितना आ गया आपका, तो 1.07 समथिंग आ गया। क्या करो, इसको मेमोरी में सेव कर दो, ठीक है। सो ये मेमोरी में सेव हो गया। अब आप ये कैलकुलेशन करोगे, राइट। अगर आप ये कैलकुलेशन करते फिर ये कैलकुलेशन को सब्ट्रैक्ट करते, क्या आता, माइनस में वैल्यू आता। अल्टीमेटली आपको माइनस साइन हटा देनी है, आपको तो डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस इज ए नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो मैं ये कैलकुलेशन करूंगा और ये 100 में हटा रहा हूं, 100 को हम लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 44,018 माइनस 20,250 इक्वल टू, फिर डिवाइड बाय दबाएंगे 20,250
इक्वल टू ये जो वैल्यू आया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से माइनस करूंगा, ठीक है, कौन सी वैल्यू जो मेरी मेमोरी में स्टोर है, तो मैं मेमोरी रिकॉल करूंगा, तो ये मुझे वैल्यू मिल गया। अब मैं इक्वल टू दबा दूंगा तो मेरा डिफरेंस क्या आ गया, समथिंग आ गया, और मुझे 100 से भी तो मल्टीप्लाई करना है, तब मुझे परसेंटेज वैल्यू मिल जाएगा। सो ये जो रिजल्ट आया इनटू मुझे क्या करना है, 100 कर देना है। समझ में आया? तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 9.489% आ जाएगा। सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 9.49%। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सबको ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए हैं। सो जो मेरा ऑब्जेक्टिव था कि आपको एक अच्छे से बता दूं डिटेल में कि कैलकुलेटर के फंक्शंस क्या है, कैसे यूज करना है, तो वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब वीडियो एंड करें उससे पहले एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि अगर आप नेक्स्ट ईयर के कैट को टारगेट कर रहे हो, सो प्लीज चेक माय अपकमिंग सीरीज ऑन यूट्यूब। काफी सारे फ्री सेशंस मैं कंडक्ट करता हूं आप लोगों के लिए, जैसे बेसिक्स ऑफ मैथ्स हो गया, कंप्लीट अरिथमेटिक सीरीज हो गई, कंप्लीट अलजेब्रा सीरीज हो गई, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये तो हम कंडक्ट करेंगे ही करेंगे। साथ में अगर आप मेरे साथ में और प्रैक्टिस करना चाहते हो, जैसे मैं LRDI भी पढ़ाता हूँ, कौन भी पढ़ाता हूँ, तो आप और मेरे सेशन अटेंड करना चाहते हो, तो आप मेरा कोड चार्ट10 यूज करके अनअकैडमी का प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ज्वाइन कर सकते हो। उससे भी आपको काफी अच्छी लर्निंग मिलेगी। उसमें टेस्ट सीरीज, GDPI प्रेप, ओमैट्स की प्रिपरेशन, ये सारा आ जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ये वीडियो में जो मुझे बताना था मैंने बता दिया है, और क्या वीडियो आप मुझसे चाहते हो ये आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। सो टिल देन गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।